मौर्य साम्राज्य के पतन का जब भी नाम आता है तब आम तौर पर यह एक ऐतिहासिक धारणा बन चुकी है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक काफ़ी अंशों में उत्तरदायी था। तभी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का प्रसंग आने पर इतिहास के विद्यार्थियों के होठों पर तुरंत अशोक का नाम आता है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया था, आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद उसने अपनी तलवार को हमेशा हमेशा के लिए म्यान में रख दिया था। यह आम धारणा है, किंतु वस्तुतः यह अशोक जैसे इतिहास नायक के व्यक्तित्व व उसकी उपलब्धियों के साथ खुला खिलवाड़ है। अशोक का मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानने वाले विद्वानों में से एक डॉक्टर R.C. मजूमदार ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की अनुपस्थिति में भी शीघ्र अथवा देर से निश्चित था। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के हर राजवंश ने कुछ समय के लिए ऐतिहासिक रंगमंच पर अपने कारनामे दिखाए हैं और फिर लुप्त हो गए हैं। मौर्य साम्राज्य को भी इसी उदाहरण के तहत हमें देखना चाहिए। अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बताने वाले विद्वान शायद ये भूल गए हैं कि अगर शांति पतन का कारण है और आक्रामक नीति सफलता की निशानी है, तो फिर युद्ध प्रेमी राजपूतों का पतन क्यों हुआ और मराठों को अंत में अंग्रेजों की शरण क्यों लेनी पड़ी। अशोक की शांतिवादी नीति घातक नहीं थी। अशोक समय की दुर्बलताओं से परिचित था। वह सैनिक विजय की निरर्थकता को भी जानता था। उसने अपने साम्राज्य का इसलिए अधिक विस्तार नहीं किया। यद्यपि अशोक ने भेरी घोष का परित्याग कर धम्म घोष को अपना लिया था, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह पूरी तरह से शांतिवादी हो गया था और उसने अपनी सेना को भंग कर दिया था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने अपनी सैन्य शक्ति में कोई कटौती की थी या साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था के प्रति वह उदासीन हो गया था। पूर्ण शांतिवादी होने पर वह मृत्युदंड की व्यवस्था समाप्त कर देता, सभी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा देता। उसके 13वें शिलालेख से पता लगता है कि उसने उनका विनाश करने की धमकी दी थी। वस्तुतः इस प्रकार अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखी। बस अंतर इतना है कि उसने आक्रामक नीति का परित्याग करके रक्षात्मक नीति को अपनाया था। किंतु फिर भी इस तथ्य की ऐतिहासिकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप, चाहे कुछ अंशों में ही, अशोक कहीं न कहीं तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। वस्तुतः अशोक की शांति नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन रूपी वृक्ष की एक डाल माना जाना चाहिए, किंतु यदि उसे तना मान लिया जाए तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि अशोक युद्ध बंद कर वह शक्ति के स्थान पर न्याय व कानून के राज्य की स्थापना कर मानवता को हिंसा के अभिशाप से बचाना चाहता था, और आज भी मानवता इन आदर्शों पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। आज भी समय की मांग यही है कि हम इसको मानें। समय बीतने के साथ साथ अशोक धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण बनता गया। प्रारंभ में अशोक एक साधारण उपासक मात्र था। उसके प्रारंभ के अभिलेखों में बौद्ध धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और किंतु उसके बाद के लेखों यथा संघ भेद लेख, भाबरू लेख से पता चलता है कि वह संघ में हस्तक्षेप करने लगा था और संघ में एकता स्थापित करने को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानने लग गया था। भाबरू लेख उसके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए प्रचार का स्पष्ट उदाहरण है। उसने बौद्ध भिक्षुओं को जितना दान दिया उतना अन्य किसी धर्मावलंबियों को नहीं दिया। इस प्रकार अशोक की धार्मिक नीति, जो पहले मात्र प्रजा के नैतिक उत्थान तक सीमित थी, अब वह स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के पक्ष में आ गई थी। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अब इसमें इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि एक निबंधात्मक प्रश्न मान लीजिए आप लोग, उसी में से आपके जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न निकल सकते हैं। आपसे मोटे रूप में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। धन्यवाद।